हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आपका। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। मैं हिमांशु पांडे आपके अपने चैनल ज्ञान स्टार पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर कर सकता है। यदि आप इस टॉपिक को पूरा अच्छे तरीके से देख लेते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो मेरा यह पूरा दावा है कि एग्जाम में इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा। तो वीडियो को पूरा देखना न भूले और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भेजना जरूर भूल जाएं, क्योंकि वो देख लेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो मजाक कर रहे थे, वीडियो को शेयर करना न भूले। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे बोलते हैं अपवर्तनांक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तनांक होता क्या है और इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो बच्चों नो टेंशन, बिकॉज आई एम हियर। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैनल के इस वीडियो को, जिसका नाम है अपवर्तनांक। इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल को भी देखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपवर्तनांक यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यह किससे मिलके बना हुआ है, आखिर में इसका मतलब क्या होता है, तब इससे जुड़े हुए हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपको रिफ्रैक्शन से मिलके बना हुआ है। रिफ्रैक्शन का टॉपिक यदि आपका क्लियर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो एक छोटा सा हम लोग टॉपिक लेते हैं जिसमें आपको मैं समझा दूं कि अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। आपको पता है जब कोई लाइट किसी प्लेन सरफेस से, जिसका कि दूसरा पार्ट कोटेड न हो, यानी कि जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जिसको हम आर पार देख सकते हो, किसी एक ऐसे मीडियम से पास करती है तो क्या होता है, दूसरे मीडियम में चली जाती है। यानी कोई लाइट रेज यदि इस सरफेस से टकराएगी, क्या करेगी, टकराएगी। व्हेन ए लाइट रेज स्ट्राइक ऑन ए सरफेस जिसका सेकेंड पार्ट कोटेड न हो, तो वे सेकेंड मीडियम में लौट जाती है, लौट नहीं जाती है, पास कर जाती है, चली जाती है। यानी कि मीडियम फर्स्ट से आई और कहाँ चली गई, मीडियम सेकेंड में। अब डिपेंड करता है कि मीडियम फर्स्ट कैसा है, रेयर है कि डेंसर है। तो हम समझते हैं कि जो फर्स्ट मीडियम है ये आपका रेयर है। क्या समझते हैं, मान लेते हैं रेयर। रेयर बोले तो विरल माध्यम, हिंदी वालों को भी समझने आना चाहिए। रेयर बोले तो विरल माध्यम। जब कोई लाइट रेज मीडियम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो अपने नॉर्मल की तरफ यानी कि अभिलंब की तरफ, अभिलंब जहां बोलते हैं कि जिस पॉइंट पर लाइट टकरा रही है यदि वहां पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो इसे बोलते हैं अभिलंब, जिसको नाम देते हैं यन और यन डैश। तो सिंपल सी बात पहले समझ जाइए कि जब कोई लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, कुछ ऐसे हो जाती है। इसको जाना चाहिए था कैसे, इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे, लेकिन बेचारी क्या की, रास्ता भटक गई, क्योंकि इसको भटकाने वाला मिल गया कौन सा मीडियम, इसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। ये अपने रास्ते से भटक गई। रेयर मीडियम मतलब एक ऐसा माध्यम जिसमें जो उसके कण हैं वह दूर दूर हैं, उनके कणों के बीच का जो स्थान हो क्या हो, दूर दूर हो, ऐसे मीडियम को बोलते हैं रेयर मीडियम। और डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम, ऐसे मीडियम जिसके पार्टिकल, जिसके कण आपस में पास पास हों, उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। जैसे मैं बोल दूं कि जैसे गांव में कहावत है कि लोग जाते हैं खेत बोने के लिए, तो खेत बोते हैं तो कहते हैं हमारे खेतवा तो बीरल वो आ गई बा, बोलते हैं ना। फिर बोलते हैं हमारा खेतवा तो घन वो आ गई बा। तो घन, जो घन वाला शब्द बोलते हैं कि हमारा खेतवा घन वो आ गई बा, इसका मतलब होता है कि उनका जो खेत, जो गेहूँ छीटे हुए हैं वो बहुत पास पास जम गया है। और बीरल का मतलब है जो गेहूँ या फिर धान जो जमा हुआ है वो क्या है, दूर दूर जमा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट। तब यही आपको मैं अपवर्तनांक समझा पाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, पहले ये समझना आपको जरूरी है। तो जब कोई लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है, अब सोचिए कि
इस डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल थे कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे थे, और जो रेयर मीडियम है इसके जो पार्टिकल थे कुछ दूर दूर थे। अब मैं आपको एक और फिगर बना रहा हूँ, उसको समझिए ध्यान से। एक और मैंने फिगर बनाया, ये प्लेन सरफेस है, ये कोई नॉर्मल है, ये लाइट रेज इंटर की मीडियम फर्स्ट से जो कि रेयर था और एक मीडियम डेंसर है, इसके जो पार्टिकल्स है इससे और भी पास पास है, मतलब बहुत पास पास है, बहुत पास पास है, ऐसे एकदम पास पास है, मतलब इससे भी घना है, ये इससे भी क्या है, घना है, मतलब बहुत घना है। तो क्या होगा, क्या होगा, ये और झुक जाएगी, ये क्या करेगी, और झुक जाएगी। कुछ ऐसे जाना चाहिए था इसको, मतलब कि मीडियम जितना घना होगा, जितना डेंसर होगा, लाइट रेज उतनी ही नॉर्मल के पास की तरफ झुकेगी। मेरी बात ध्यान से समझिए, यदि कोई मीडियम जितना ही डेंसर होगा, लाइट रेज उतना ही झुक जाएगी। समझ में आया? कोई मीडियम जितना ही डेंसर होगा, लाइट रेज उतना ही झुक जाएगी रेयर मीडियम की तुलना में। यहां तक में भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी टॉपिक को मैं ओवरऑल निकाल दूं कि जब कोई लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, यानी अविलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। और मीडियम को जितना ही हम डेंसर करते जाएंगे, लाइट रेज उतना ही झुकती जाएगी। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, खूब अच्छा सा समझ लीजिए। वीडियो बड़ा हो रहा है तो होने दीजिए, उसमें हमें कोई गम नहीं है, आपके साथ गम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, चलिए एग्जांपल से ही आप समझ सकते हो हमें मूवी और पिक्चर क्यों याद रहते हैं, क्योंकि जो हीरो होता है गुंडावा को मारता है पटक पटक के, तो हमको याद रहता है। तो हम जो चीज़ें हैं ग्राफिकली हमारे माइंड में सेट हो जाती है, इसीलिए हमको ग्राफिक्स की चीज़ें ज़्यादा याद होती है। इसलिए मेरा यह कोशिश रहता है कि मैं आपको ग्राफिकली पढ़ाऊँ। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझें। मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है और ऊपर रखा हुआ है एयर। एयर रखा जाता है क्या, है, मानते हैं क्या है एयर है, और नीचे अब लिखा हुआ है वाटर। क्या है, वाटर। मानने में क्या जाता है, मानना ही तो है आपका। साइंस और मैथ तो सिर्फ मानने पर टिका हुआ है। ऊपर है एयर, नीचे है वाटर, और यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया। नॉर्मल कैसे ड्रा करते हैं आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो फिर भी कभी बता देंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। जब कोई लाइट एयर से आएगी और वाटर की तरफ, तो कमेंट करो और बता दो हमको पहले ही, मीडिया मेरे बताने से पहले वीडियो स्टॉप करके, कि इसमें रेयर कौन है, डेंसर कौन है। आशा करते हैं आप लोग को पता चल गया होगा। ये डेंसर है और ये क्या है आपका, रेयर है, क्योंकि हवा के कण दूर दूर होते हैं और पानी के कण पास पास होते हैं, इसीलिए पानी क्या है आपका, डेंसर मीडियम है, और जो हवा है वो आपका रेयर मीडियम है। इसको जाना चाहिए था कुछ ऐसे, लेकिन क्योंकि डेंसर मीडियम में है तो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी कुछ ऐसे। तो ये क्या था, एयर था और वाटर था। इमेजिन करो कि मैं वाटर नहीं ले रहा हूं और इसके जगह पर मैं क्या ले रहा हूं, जो मेरा मन करेगा वो ले लेंगे, लेकिन एक कंडीशन होगा, वो डेंसर मीडियम ही होना चाहिए। यहां पर वही कंडीशन है, लाइट रेज कहां से आ रही है, एयर से ही आ रही है, लेकिन मैं यहाँ वाटर न लेकर के मैं मिल्क ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, मिल्क। किसका मिल्क, भैंस का मिल्क, गाय का नहीं। किसका मिल्क, भैंस का मिल्क। थोड़ा गाढ़ा होता है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। या फिर बोल दो तो आयल ले सकता हूँ, तेल ले लूँगा कोई, लेकिन बट वाटर से क्या होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। अब सोचो कि ये है डेंसर मीडियम और ये है आपका रेयर मीडियम। जब लाइट रेज रेयर से डेंसर में आएगी तो कुछ तो इसको जाना चाहिए था ऐसे। अब कॉमन सेंस लगाओ हमको, जितना इसमें झुकी हुई है उतना ही झुकेगी, इसमें नहीं। इससे गाढ़ा है दूध, इसमें झुकाव ज्यादा होगा। किधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ। अविलंब की तरफ झुकाव क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। यदि यहां पर एंगल बन रहा होगा 20 डिग्री, तो यहां पर 20 से कम बनेगा, 15 या फिर 10 बनेगा, दोनों के बीच का एंगल, जिससे हम पहचान लेंगे कि झुकाव क्या होगा आपका, ज्यादा होगा।
तो देखो यहाँ पर वाटर की कैपेसिटी क्या है, पानी को झुकाने की, नॉर्मल की तरफ पानी झुक जा रहा है, वाटर लाइट रेस क्या हो रही है, झुक जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दूध की भी वही कैपेसिटी है, जो लाइट रेस आ रही थी उसके रास्ते को भटका करके नॉर्मल की तरफ झुकाने की, लेकिन पानी जो दूध है इसकी क्षमता ज़्यादा है लाइट रेस को झुकाने की, और पानी की क्षमता कम है नॉर्मल की तरफ लाइट रेस को झुकाने की। यही है आपका अपवर्तनांक, यही है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी मीडियम की कैपेसिटी, किसी मीडियम की वह क्षमता, किसी माध्यम का वह क्षमता जो लाइट रेस को झुकाने का रखता है, उसे बोलते हैं अपवर्तनांक। डिफिनीशन आपको यहाँ मैं शो कर दूंगा, डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है कि अपवर्तनांक होता क्या है। अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश की किरणों को नॉर्मल की तरफ झुकाने की जो क्षमता होती है किसी माध्यम की, वही कहलाता है उसका अपवर्तनांक, जिसे दिखाते हैं हम n से, स्मॉल n से। ठीक है, आशा करता हूं माइंड में पिक कर गया होगा आपको, यदि नहीं किया होगा फिर भी करवा लेना पिक, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का प्रकाश की किरणों को अभिलंब की तरफ झुकाने की जो क्षमता होती है, वही उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, डिफिनीशन आपको शो हो रही होगी। इसको दिखाते हैं हम n से। अब इसको शो कैसे करते हैं, यदि लाइट रेज एयर से वाटर में आ रही है तो हम अपवर्तनांक निकालेंगे किसका, वाटर का। यदि लाइट रेज एयर से मिल्क में आ रही है तो किसका अपवर्तनांक निकालेंगे, मिल्क का। तो लिखेंगे कैसे, लिखने के भी तरीका होना चाहिए। तो लिखेंगे ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का, यानी लिखो सटा के, एगो हटा के, सटा के फिर हटा के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रुक जाओ, हाँ माइक और गिर गया था, लगा दें थोड़ा सा। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में, कहाँ से आ रही है लाइट, एयर से आ रही है। तो लिखो यहाँ पे एयर। लिखने का तरीका होता है ये लिखने का तरीका तो होता ही है, बोलने का भी तरीका होता है सेम वैसे ही। कैसे बताएं आपको, पहले से पढ़ लीजिए तब। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, इस फिगर के लिए सही है। इस फिगर के लिए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिल्क किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। इसको ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको आशा करता है आपको अपवर्तनांक समझ में आ गया होगा। हिंदी में कैसे बोलेंगे, लिखेंगे पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कहाँ से आ रहा है, हवा से, तो हवा के सापेक्ष। पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। बोलने का भी तरीका होता है और लिखने का भी तरीका होता है। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं आपको बस इतना समझा दे रहा हूँ कि अपवर्तनांक क्या होता है और इसको लिखना कैसे है। अपवर्तनांक का फार्मूला होता है, दो फार्मूला है। उन फार्मूले को कैसे देखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखिए अपवर्तनांक का फार्मूला है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सही तो है यहाँ, ठीक है। अपवर्तनांक इक्वल टू होता है c बाई भी। अपवर्तनांक इक्वल टू होता है c बाई भी, यानी कि c बोले तो हवा में प्रकाश की चाल, c बोले तो हवा में प्रकाश की चाल, और v बोले तो माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, कौन सा माध्यम, ये सभी मैं फिगर बनाया था, यहाँ पे क्या था, ऐसा था, ये अभिलंब था, नॉर्मल, यहाँ से आई और यहाँ चली गई। तो ये एयर था और यहाँ पे क्या था, वाटर। तो ये कोई मीडियम है, ये कोई ना कोई क्या है आपका, मीडियम है। तो यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c अपॉन v।
सी को बोलते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल, और सी को बोलते हैं हवा में प्रकाश की चाल या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और भी मतलब होती है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी तरीके से अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n = c/v, और इतना ही नहीं, इस अपवर्तनांक का फार्मूला होता है sin I/sin r, स्नेल के नियम से। दोनों पे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, बट न्यूमेरिकल लगाने के लिए इस वीडियो में नहीं, न्यूमेरिकल लगाना होगा तो आइएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही है कि अपवर्तनांक का कंसेप्ट क्या है, अपवर्तनांक को दिखाते कैसे हैं, और अपवर्तनांक का फार्मूला कैसा होता है। एक लास्ट मैं बात बता रहा हूँ, एहसान कर दे रहा हूँ आपके ऊपर कि अपवर्तनांक की कोई यूनिट नहीं होती है। अपवर्तनांक की कोई यूनिट नहीं होती है। यूनिट क्यों नहीं होती है? क्योंकि दोनों रेशियो में होता है। कैसे? n = यदि मान लीजिए कि c की कोई ना कोई वैल्यू है जो किसमें लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू मैं अपने पास से लिख ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया कि 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, तो हाई कट जाएगा ना, तो यूनिट क्या बचा? कुछ नहीं। यूनिट क्या बचा? कुछ नहीं। इसका 1.5 × 10⁻³ आंसर आ जाएगा, बस सीधे ऐसे। इसलिए कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, आशा करते हैं आज का टॉपिक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, और दोस्तों को हमारे साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करें। मैं आशा करता हूं कि बोर्ड एग्जाम से भी संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर स्कॉलरशिप से भी जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट पाते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।